हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, अपनी जो सोशोलॉजी की बुक है उसका पहला चैप्टर होने वाला है आज। ठीक है, तो जो भी डाउट्स होंगे आपकी कोशिश करूँगा कि मैं उनको सॉल्व करूँ यहाँ पे, क्योंकि पहली बार जब हम सोशोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन दिमाग में आती हैं। और कुछ लैंग्वेज जो है इसकी वैसे भी बहुत टफ है बुक की, नो डाउट। ठीक है, 11th क्लास की स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा टफ लग रही है मुझे। मैंने भी पढ़ी, कोशिश किया मैंने, और क्योंकि मैं पहले से भी सोशोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई जितनी आप लोगों को होती होगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर अपना। चैप्टर का नाम पढ़ लो पहले, समाजशास्त्र और समाज। तो ये हम बेसिकली एक समाजशास्त्र, आपको पता होगा, एक विषय है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है। हम उसके अंदर समाज के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो समाज है ये क्या होता है, और जो समाजशास्त्र है ये कहाँ से आया है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसके अंदर मतलब क्या क्या जो एरिया है ये उसके अंदर आते हैं, इसके अंदर मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा कुछ चरण लिखे हुए हैं, सुझाव लिखे हुए हैं 4 आपके परिचय के अंदर। तो यहाँ पे 4 तरीके के लोग हैं जो अलग अलग सुझाव दे रहे हैं अपने। पहला कह रहा है कि भाई मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, है ना। दूसरा कह रहा है कि अगर आप अच्छा सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो आपको जो आपकी मतलब मेहनत होती है वो कम हो जाती है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, कामयाब होने के, सक्सेस होने के। तीसरे व्यक्ति क्या कह रहे हैं, तीसरे व्यक्ति सुझाव दे रहे हैं कि एक जेंडर के बारे में बता रहे हैं कि भाई लड़की के लिए ये वाला काम सही है और लड़के के लिए ये वाला काम सही है ना। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि भाई ब्यूटी पार्लर में ज़्यादातर लड़कियां ही काम करती हैं, लड़के वहाँ पे नहीं होते हैं, है ना। बहुत बहुत ही काम होते हैं, होंगे भी तो शायद। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि भाई जो क्या बोलते हैं अपने वैसे नॉर्मल जो जॉब होती है मेहनत वाले, जहाँ टावर पर चढ़ना है, बिजली का जो काम होता है, आपने देखा होगा वहाँ पे सिर्फ मेल्स ही होते हैं, फीमेल वहाँ पे नहीं होती। तो ये काम के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो लड़का है उसको इस तरह का काम करना चाहिए और जो लड़की है उसको कुछ और काम करना चाहिए, ताकि जो उसको उसके जो लिंग है ना, मतलब कि जो उसका जेंडर है उसको वो सूट करे, है ना। तो यहाँ पे हमने काम को भी जो है जेंडर में बांट दिया है। तीसरा चौथा जो व्यक्ति कह रहा है वो कह रहा है कि भाई आपके परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो आपको कुछ ऐसी कोर्सेज़ करनी चाहिए जो कि आपको जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट दे पाएँ। मतलब आपको मतलब नौकरी जल्दी से मिल जाए, क्योंकि आपकी जो परिवार की स्थिति है बहुत ज़्यादा बेकार है और आप इकलौते लड़के हो उस घर में काम करने वाले, जिसको मतलब जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, काम करना है उसको। ठीक है, तो ये जो है 4 तरीके के लोग हैं, ये आपको सब जगह मिलेंगे सुझाव देने वाले। कुछ तो जो है मतलब इक्वलिटी के ऊपर बात करते हैं, इक्वलिटी के मतलब अगेंस्ट में जाके बात करते हैं। और कुछ लोग सुझाव देते हैं कि मेहनत करो। ये तो अच्छा लगा मुझे कि भाई मेहनत करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे हम मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर। और यहाँ पे कह रहे हैं कि विषय अच्छा चुने। अब भाई जिसको जिस विषय में इंटरेस्ट है वो तो वही चुनेगा ना, है ना। तो ये जो है 4 तरीके के लोग आपको मिलते हैं समाजों में, उसके बारे में बता रखा है कि भाई ये 4 तरीके के लोग आपको सब जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि भाई इसमें है क्या पढ़ने के लायक। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे आ रहा है आपका, समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं के बारे में बता रहा है, यानी कि ये वाला टॉपिक। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं व्यक्तिगत समस्याएं, जनहित के मुद्दे, इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या है, समाजशास्त्र संकल्पनाएं हमें इतिहास, जीवन कथा को समझने, समाज में इन दोनों के संबंधों को समझने में सहायता करती है। तो क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो भाई संकल्पनाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं कि भाई जो धारणा बनाई हुई है, जो हमने विचार जो हम सोचते हैं समाज के बारे में, उनके बारे में हमें ये एक बताता है, एक और मतलब नॉलेज एक एडिंग करता है। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इतिहास के लिए, और जीवन कथा के लिए हम किसी के बारे में जो है उसकी जोग्राफी, मतलब किसी व्यक्ति की होती है ना, मतलब जो बुक लिखते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस चीज़ का, बायोग्राफी जो बोलते हैं, वो जीवन कथा के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो ये हम इस सब्जेक्ट के अंदर समाजशास्त्र संकल्पनाएं जो हैं इसके अंदर हम इन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे विचारक भी मिलेंगे जिनके बारे में हमें जानने को मिलेगा कि उनके जो विचार हैं समाज को लेके वो किस तरीके से हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत तो है नहीं, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इन्जॉय वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं, आपको जो है बहुत ज़्यादा एक चीज़ें रटनी है, रटने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। आपको बस समझना है इसको, है ना, और बस आपका काम हो जाएगा। अगर आप मेरे को सुन भी लोगे ना 1-2 बार,
आपकी वीडियो मतलब चला के आप 1-2 बार सुन लोगे, मतलब तेज़ स्पीड करके, तब भी आपका काम हो जाएगा। एक बार आप पूरा एकदम समझ लो, उसके बाद आराम से 1-2 बार जो है सुन सकते हो आप, तो जो है चीज़ समझ में आने लगेंगी आपको। तीसरा टॉपिक में क्या कह रहा है, समाजों में बहुलताएं और असमानताएं। अब देखो, अभी जब हम बाहर देशों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तब हम तो गए नहीं होंगे आप डेफिनेटली, सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं भाई, मैं भी नहीं गया हूँ कभी। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो हम क्या कहते हैं, हम इंडिया से हैं। ना कि हम अपने राज्य का नाम बताते हैं, ना ही हम अपने क्षेत्र का नाम बताते हैं कि भाई मैं दिल्ली के उस क्षेत्र से हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप ये नहीं बताते हो, आप बोलते हो कि मैं इंडिया से आया हूँ, है ना। और वहाँ पे आपसे कोई पूछता है कि आपका रिलीजन क्या है, तो आप बताते हो कि भाई मैं हिंदू हूँ, कोई बताएगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई बताएगा मैं सिख हूँ, कोई बताएगा मैं ईसाई हूँ। तो जब हम अपने कंट्री से बाहर होते हैं, तो हमारी जो समानताएं होती है वो अलग होती है। अगर हम अपने कंट्री के अंदर हम बात करें, इंडिया में, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ से हो, अभी आप इंडिया में खड़े हो, आप तो ये तो बोलोगे नहीं कि मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में रहने वाला हूँ, नहीं, आप बोलोगे कि मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ और मैं इस वाले क्षेत्र के हूँ, क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। और आपसे कोई रिलीजन पूछेगा आपके इंडिया में खड़े होके, तो आप बताओगे कि भाई मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू के अंदर फलानी जात हूँ मैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, समाजों में बहुलताएं हैं और असमानताएं भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुलता और असमानता। वैसे ही जो बाहर के देशों के लोग आएंगे, वहाँ पे भी वो हमें ऐसे ही बताएंगे कि भाई मैं तो अमेरिका से हूँ। अब ये थोड़ा ना बताएगा कि अमेरिका के कौन से क्षेत्र से है वो, या कौन सी जात से बिलोंग करता है वो, इस तरीके से। तो इसमें इतना ही है अभी तो, ठीक है। बाद में और आप जब पढ़ोगे ना, मैं आपको पढ़ाऊँगा तो और बताऊँगा इसके बारे में। अब ये आप ये लेके चलो कि एक परिचय है इस जो आप पढ़ने वाले हो ना, अभी जो आपकी जनवरी होने वाली है, इसके साथ में इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन पार्ट है ये बस। अब यहाँ पे समाजों का परिचय ये तो हमने पढ़ लिया है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन समूहों समाजों का अध्ययन है। एक सामाजिक प्रणाली की तरह स्वयं हमारा व्यवहार इसकी विषय वस्तु है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो समाज है, जो हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं, ये बेसिकली हमारे जो व्यवहार होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, उसके बारे में स्टडी करता है। हमारा जो समाज है, समाज का जो बिहेवियर है, एक व्यक्ति के बारे में नहीं करता, पूरे समाज के बारे में करता है। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखना कि हम समाजशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति के बारे में, है ना। हम मनोवैज्ञानिक के बारे में नहीं पढ़ रहे, मनोविज्ञान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, हमें कोई डॉक्टर नहीं बनना, हमें एक समाजशास्त्री बनना है। हमें एक समाज के बारे में एक मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा समाज जो है किस तरीके से देखता है चीज़ों को। पांचवा टॉपिक क्या कह रहा है, इसी के अंदर है, ये पहले चैप्टर का ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप कभी आपको लगे कि सारा चैप्टर आज ही पढ़ा देंगे, क्या कह रहा है ये, समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। इसमें क्या है, बेसिकली जो समाजशास्त्र है ना, ये भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, या फिर जो किसी की पर्सनल एक नॉलेज होती है ना, इन्फॉर्मेशन होती है, या उसका जो एक विचार होता है, उसके बारे में अध्ययन नहीं करता। समाजशास्त्र जो है एक पूरा समाज के अंदर जो रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है ना, उसके बारे में बताता है हम लोगों को कि जो ये फलाना समाज है, इसके अंदर ये खासियत है। मतलब कि हम इंडिया समाज के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि भाई इंडिया में फलानी फलानी जात है ना, यानी कि रिलीजन कितने हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन इनके अंदर भी कास्टों में बटे हुए हैं हम लोग, इसके बारे में बताएगा। ना कि किसी एक ईश्वर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। सामान्य बौद्धिक वर्ण, रेड पेन से किया हुआ है मैंने, मैं ये बता रहा हूँ आपको, दिक्कत वही होता है ये वाली चीज़, ठीक है, ये पढ़ रहा हूँ मैं। सामान्य बौद्धिक वर्ण सामान्य उन पर आधारित होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिकवादी और या व्यक्तिवादी वर्ण कह सकते हैं। व्यवहार का एक प्राकृतिकवादी वर्ण इस मानने पर निर्भर करता है कि व्यक्ति व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो, प्राकृतिकवादी और जो अपने ये है समाजशास्त्र, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिया हुआ है आपको कि प्राकृतिकवादी क्या कहते हैं कि भाई जो लोग हैं वो बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि वो अपना मतलब काम से जी चुराते हैं, काम करना पसंद ही नहीं करते वो लोग, इसलिए वो बेरोजगार हैं। बल्कि जबकि जो समाजशास्त्री है वो ये कहते हैं कि समकालीन गरीबी का कारण वर्ग समाज पर असमानता की संरचना है और वे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनकी कार्य की अनियमितता, दीर्घकालीन और मजदूरी कम है। यानी कि
वर्ग को एक तरीके से टारगेट करता है। समाज जो है, समाजशास्त्र जो है, ये वर्ग को टारगेट करता है, यानी कि जो एक अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है। यानी कि अमीर वर्ग क्या करता है, लोगों को काम पे रखता है, ठीक है, उनसे मजदूरी कराता है पूरा दिन रात करके, और उनकी जो मजदूरी देता है वो जो काम किया है उससे आधे से भी बहुत ज़्यादा कम देता है। इसी वजह से गरीबी है, ना कि वो काम से जी चुराते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम करने का जो पैसा मिलता है हमें वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इस वजह से गरीबी हमारे जो समाज में ज़्यादा मिलती है आपको देखने को। छठा क्या कह रहा है, बौद्धिक विचार, इसकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका। देखो बौद्धिक समाज क्या है, यहाँ पे देखो, अगस्त, कांत, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंस के कार्यों में पूर्ण भ्रष्टाचार होते हैं। ये देखो, ये समाजशास्त्री जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे सही तरीके से, पर यहाँ पे कुछ इन्होंने विचार प्रकट किए हुए अपने। आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार, जैसे शिकारी टोलियाँ, संग्रहकर्ता, चरवाहे, कृषक, गैर औद्योगिक सभ्यताएं, आधुनिक समाजों के प्रकार जैसे औद्योगिकृत समाज। तो ये क्या है, ये डिफरेंस बता रहा है आपको कि पहले के जो समाज थे, यानी कि जो पारंपरिक समाज के बारे में बात करते हैं, हम हिस्ट्री में जाते हैं तो उस समय के जो समाज थे वो अलग थे। वहाँ पे शिकार मिलते थे आपको, शिकार करने वाले समाज, यानी कि जो जंगलों में रहते थे, है ना। संग्रहकर्ता जो थे, जो चीज़ों को इकट्ठा करते थे, यानी कुछ भी मिल गया कहीं से और इकट्ठा करके अपने घर पे ले गए, है ना, अपनी जहाँ पे वो रहते हैं जंगलों में वहाँ पे ले गए। चरवाहे होते थे, पशुपालन करने वाले लोग होते थे। पर अब आ गया है आधुनिक समाज। अब क्या करते हैं हम, औद्योगिक समाज है हमारा, यानी कि हमें घर में बैठे बैठे सब कुछ चीज़ मिल जाती है। अभी मैं जो इस डिवाइस से आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये टैबलेट है, तो ये भी मुझे क्या है, मेरे को एक औद्योगिक एक जो है वो है, ये एक तरीके का डिवाइस है जो बना है वो, है ना। तो इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है, बदलाव आ रहा है आधुनिक समाज में, जो बदलाव है उसके बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, राइट। ठीक है, ये जो आपको समाजशास्त्र यही है, एक आप क्या कह सकते हैं कि भाई एक काल होता है ना, एक ड्यूरेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं चीज़ों को। जैसे कि एक समाजशास्त्री है भाई, वो 1500 सदी का समाजशास्त्री है, उस समय तक इतनी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई थी, है ना। मतलब हमने लिखना भी शायद शुरू नहीं किया होगा उस समय तक। तो वो जो बताएगा चीज़ों को, वो कैसे बताएगा, बोल के बताएगा। अब वो बोल के बताएगा, जब तक यहाँ तक आएगी वो चीज़ें, वो बदल चुकी होंगी, उनके अंदर कभी बहुत सारे परिवर्तन हो गए होंगे। सर अभी के जो समाजशास्त्री बताएंगे आपको, अभी वर्तमान के, वो क्या बताएंगे आपको, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि भाई जो औद्योगिक क्रांति है वो कैसी है। आपने जो हम अपने घर में टीवी यूज़ करते हैं, हम जो फर्नीचर यूज़ करते हैं वो कैसे बने हैं, है ना, उनकी क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हम पे, जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके, है ना। तो इस तरीके से जो है उनके विचार मतलब कि समय के अनुसार बदल जाएंगे। यहाँ पे 7 टॉपिक देखो आप, भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। इसमें क्या है, इसमें कुछ है भी क्या नहीं है। ऐसा नहीं था कि कि पहले शहर नहीं थे, लेकिन औद्योगिकरण से पहले उनके स्वरूप अलग था। देखो ये रहा भौतिक जो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो समाज पहले थे, समाज तो पहले भी थे, है ना, पर अब जो समाज है उसके अंदर क्या बदलाव है। पहले की जो हम घर देखते थे वो झोपड़पट्टी जैसी टाइप की, यानी कि हम जंगलों में जो है लकड़ियों से घर बना के रह रहे हैं, है ना। कहीं भी जगह मिल गई हमें जो है मतलब प्लेन्स मिल गए रहने के लिए, वहाँ पे लोग जो है रहने लगे पानी के आसपास में। अब क्या है, हम औद्योगिकरण में आ गए हैं, औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद जो है चीज़ें जो बदल गई सब कुछ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्री है, अब देखो समाजशास्त्री जो है, ये जो समाजशास्त्र आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसका जो उद्भव है ये यूरोप क्रांति के आसपास में हुआ है, ठीक है। यानी कि आप 18 सदी 1700 जो हम ईसवी में देखते हैं, उस समय तक जो है समाजशास्त्र का मतलब शुरुआत हो चुकी थी। हमने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया था कि हाँ एक सब्जेक्ट ये भी हो सकता है, समाज के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने देखा, बहुत सारे जो विद्वान थे उस समय में, बेसिकली जो आपको समाजशास्त्री मिलेंगे वो यूरोप के मिलेंगे, है ना, क्योंकि जो स्टार्टिंग है इस सब्जेक्ट की वो यूरोप से ही है। हमारे देश में पहले नहीं था ये समाजशास्त्र का सब्जेक्ट, अब आया है धीरे धीरे करके, है ना, बाद में। तो इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो यूरोप में आपको मिलेंगी।
ठीक है। तो ये बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि जो समाज है वो जैसे बदलाव हो रहा है, उसी वजह से जो ये सब्जेक्ट है ना, ये आना मैंडेटरी हो गया कि इसके बारे में हमें जानकारी मिले कि भाई हम किस तरीके से बदलाव हमारे अंदर आ रहे हैं, है ना। क्योंकि जिस चीज़ में हम परिवर्तन देखते हैं वो चीज़ हमारे एक सब्जेक्ट में आ जाती है। जैसे कि आप इकोनॉमी पढ़ते हो, अब रोज़ाना जो है उसमें परिवर्तन आ रहे हैं भाई, कोई कोई देश जो है पीछे हो रहा है, कोई कोई देश आगे जा रहा है ना, विकास कर रहे हैं, या फिर जो पीछे हो रहे हैं गरीब है देश, उसके बारे में हम कैसे पढ़ पाते हैं, गरीब देश फिर बाद में विकास कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमी में आता है। ये जो है परिवर्तन हो रहा है जिस चीज़ में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री क्यों पढ़ते, ताकि हमें अपने इतिहास के बारे में पता चल सके, है ना। तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट थे ये सारे, इसी वजह से हमने एक और सब्जेक्ट बना दिया जो कि एक हम जो है हर चीज़ के बारे में, समाज के बारे में आसानी से पढ़ सकें। हर एक टॉपिक के अंदर आपको इसके अंदर हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, मानव विज्ञान के बारे में, बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 8वां टॉपिक, हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। अभी मैंने आपको बता दिया है कि भाई सबसे पहला जो एक विचार आया ना, यूरोप में आया है समाजशास्त्र को लेके, इसलिए हम जो यूरोप के बारे में पढ़ते हैं कि भाई हाँ, पूंजीवाद आया था वहाँ पे, क्रांति हुई थी, तो वहाँ से तब से जो है इन लोगों ने इस सब्जेक्ट को निकाला कि भाई ये एक सब्जेक्ट हो सकता है। हम समाज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि समाज में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं रोज़ाना, है ना, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। ये इसका एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, ये याद रखना। ये कोई पूरी बुक नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, बहुत ज़्यादा विकराल है। इसके अंदर हर एक चीज़ आपको मिलती है इसके अंदर पढ़ने को। 9वां टॉपिक है भारत में समाजशास्त्र का विकास। अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो सॉरी, आप इस वीडियो को मंदी करके देख सकते हो, यानी कि स्लो मोशन में भी आता है आराम से, आप उसमें जो है एंजॉय कर सकते हो वीडियो को। वैसे एंजॉय करने वाली चीज़ नहीं है ये, आप समझने वाली चीज़ें हैं। अब ये बता रहा है कि भारत में विकास कैसे हुआ। उन्होंने 19वीं सदी के भारत में यूरोपीय समाज का अतीत देखा। अब देखो, मैंने बताया भी था आपको कि भाई हमारे समाज में जो है यूरोप से आया है पहले तो, है ना, और अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था। तो जब से हमारे जो समाज है वहाँ पे भारत में धीरे धीरे करके समाजशास्त्र का विकास होना शुरू हुआ। लोगों ने हमारे देश में अंदर, यानी कि भारत में, समाज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि जो बदलाव आ रहे हैं, कि भाई जो लोग हैं किस तरीके से एक वर्ण व्यवस्था में बटे हुए हैं। तो ये हमारे समाज में आज से नहीं है, पहले से ही है, ठीक है। पर हमने इस टॉपिक को अभी ग्रहण किया है, कुछ समय पहले ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हम लोगों को, इसलिए आपको जो है इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती है। और जो मोस्टली चीज़ें मिलेंगी आपको इंग्लिश में मिलेगी, है ना। हिंदी में आपको बस NCERTs मिलेंगी, मतलब अब तो ट्रांसलेट हो गई हैं शायद, पर पहले नहीं था ऐसा। अब देखो 10वां टॉपिक क्या है। ये बता रहा है आपको समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। बहुत सारे जो हमारे विषय हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, और इकोनॉमिक्स है, इससे इसके क्या संबंध है, ये सभी जो है इसी के अंदर आते हैं। ये पूरा एक केंद्र है हमारा, जो समाजशास्त्र है इन सब का एक तरीके से केंद्र है। क्योंकि समाज के अंदर से ही आपको हिस्ट्री मिलेगी, समाज के अंदर से ही आपको पॉलिटी मिलेगी, समाज के अंदर से ही आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये समाज से संबंधित है सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये रहा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं वस्तु और सेवाओं का उत्पाद, है ना, कि भाई जिसकी डिमांड है वो चीज़ ज़्यादा बनेगी, जिसकी डिमांड कम है वो शायद हम कम बनाएंगे, है ना। डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होती है, वो तो आपको सबको पता है। तो ये क्या है, एक समाजशास्त्र का एक दायरा है, सॉरी समाजशास्त्र का नहीं, एक अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमी है, इसका एक दायरा है, सिर्फ इसी के अंदर तक ये रह सकता है। जबकि जो समाजशास्त्र है वो हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, गरीबी क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपको अर्थशास्त्र में नहीं मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। आगे चलेंगे। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, ये दूसरा टॉपिक है आपका, ठीक है। जैसा कि अर्थशास्त्र में है वैसे ही समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच भी सब पद्धतियों और उपागमों की परस्पर अंतर्क्रिया की बहुलता है। राजनीतिक विज्ञान यानी कि आपकी पॉलिटी,
पॉलिटी में क्या है, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि इलेक्शंस वगैरह क्या होते हैं, हमारे जो संविधान है उसके अंदर क्या है, जबकि जो समाजशास्त्र है इसके अंदर आप हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हो, इसका कोई दायरा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। आपको राजनीतिक विज्ञान का एक दायरा मिलेगा कि भाई ये इतनी इतनी चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं, हम हिस्ट्री के बारे में नहीं बता सकते आपको राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटी में, हम इकोनॉमी के बारे में नहीं बता सकते आप लोगों को, हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी के बारे में आपको नहीं बता सकते, वो सब आपको कहाँ मिलेगा, समाजशास्त्र के अंदर मिलेगा पढ़ने को। मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, यानी कि जितने हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये सभी समाजशास्त्र के एक रूप हैं छोटे छोटे से। समाजशास्त्र और इतिहास, अब देखो इतिहास भी वही आ गया आपका कि भाई इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, कुछ अतीत के जो कुछ हिस्से हुए होंगे उसके बारे में पढ़ते हैं जो हमें मिलता है बेसिकली, और ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब पुराने ज़माने के जो कुछ सबूत मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है हम चीज़ों को समझ पाते हैं। पर समाजशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। समाजशास्त्र में हम जो देखते हैं ना, जो फैक्ट होते हैं, जो एक्चुअली में चीज़ें हो रही होती हैं, उस पर विश्वास करते हैं हम, है ना। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोशिश पूरी हो रही है मेरी तरफ से कि एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँ इसके अंदर। अगला टॉपिक क्या आ रहा है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंध। मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान आपके व्यवहार का अध्ययन करता है, ये किसी व्यक्ति के बारे में है, यानी कि एक व्यक्ति है उसके हम जो है एक उस व्यक्ति का जो चरित्र है, उसका जो नेचर है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। पर समाजशास्त्र के अंदर हम पूरे समाज का अध्ययन करते हैं, उसके सभी व्यवहारों का, समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों के, उन समाज के व्यक्ति के जो व्यवहार है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगला सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में क्या होता है भाई, ये सामाजिक मनोविज्ञान क्या करता है, किसी एक समाज के बारे में अध्ययन करता है ना। पर जो समाजशास्त्र है वो सभी समाजों के बारे का सभी समाजों के बारे में अध्ययन करता है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें नहीं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बाकी चैप्टर होता है ख़त्म। यहाँ पे देखो एक और टॉपिक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है सब कुछ, आपको ये एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। ये पूछता है कि भाई पूंजीवाद बताओ, द्वंद्वात्मक बताओ, अनुभविक अन्वेषण बताओ, नागरिक सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत क्या होते हैं ये भी बताओ हमको। तो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो पूंजीवाद का मतलब होता है आपने पूंजीपति देखे होंगे, ठीक है, उनके द्वारा जो भी काम करते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं उनको हम पूंजीवाद कहते हैं। यानी कि जो आप ग्रोवर जो भी चीज़ें आप देखते हो, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, उसको हम कहते हैं पूंजीवाद। यानी कि जो भी काम करते हैं, जो भी मतलब अभी जो देश चला रहे हैं ना, अडानी अंबानी, ये सभी लोग पूंजीवाद के अंदर आते हैं, ठीक है। द्वंद्वात्मक मतलब डिबेट, एक तरीके से आप इसको डिबेट की तरह ले सकते हो कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में आपको मतलब आप बात करते हो, डिबेट करते हो, उसको समझाने की कोशिश करते हो कि भाई नहीं ये तो गलत कह रहा है, मैं सही कह रहा हूँ, इस तरीके से। अनुभविक अन्वेषण क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ों के बाद जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका एक तथ्यपरक जांच करते हैं, यानी कि एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ था पहले, ठीक है। और ये बहुत सारे लोगों की विचार नहीं है, एक तरीके से एक रियलिटी, जैसे कि सूरज जो है जहाँ से उगता है, ठीक है, तारे चमकते हैं, यहाँ भी चमकते हैं रात को, तो ये क्या है, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये चीज़ें होती हैं और रियलिटी है ये। नागरिक सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है ना। वो कहता है कि भाई जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो दोनों एक हैं, हमें दोनों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। यानी कि वो नारीवाद जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नारीवाद से मेरा मतलब है कि जो हम कहते हैं ना कि जो फीमेल है वो ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, तो ये जो नारीवादी लोग हैं ये इस चीज़ को गलत बताते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, महिलाएं हर एक चीज़ कर सकती हैं, जो पुरुष कर सकते हैं वो भी महिलाएं भी कर सकती है उस काम को, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा ये समष्टि समाजशास्त्र, बड़े समूहों, संगठनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए ये आपको मिलेगा। इसके अलावा व्यष्टि समाजशास्त्र, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि आप किसी से जो है बात कर रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तो आप उसके क्या है, दोस्त के व्यवहारों के बारे में आप ज्ञान मतलब कि अर्जित करोगे कि भाई उसका जो नेचर है वो कैसा है ना। उसके बाद ही तो आप उससे बात करने की मतलब बात करोगे। जैसे कि आप किसी नए
व्यक्ति से मिलते हो, है ना, अगर वो आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है तो आप उससे दोस्ती कर लोगे, है ना, अगर वो गलत तरीके से बात करेगा तो आप उससे दोस्ती नहीं करोगे। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये रहा एक और, सामाजिक बाध्यता। इसमें क्या होता है, एक शब्द जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम जिन समूहों समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। यानी कि जब हम जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा देखने को। मूल्य यानी कि जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी एक समाज में, जैसे कि हमारा जो समाज होता है भारतीय समाज, उसमें कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को कि भाई ये काम, एक समाज है तो वो जो है, जैसे हिंदू समाज है उसको क्या है कि भाई वो चिकन वगैरह नहीं खाएंगे, है ना, तो ये क्या है, अगर वो गलत भी है या सही भी है डजेंट मैटर, वो बना दिया है तो वो है, ठीक है, वो जो एक मूल्य बना दिए हैं, एक रूल्स रेगुलेशन बना दिए हैं, तो वो सबको फॉलो करने ही पड़ेंगे चाहे वो सही है या गलत है, तो इसको हम कहते हैं मूल्य। बाकी जो ये क्वेश्चन आंसर है आप कर लेना खुद, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।